अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः आषाढ़ शुद्ध षष्ठी हाँ पंचमी दिनांक 23 जून 2023 भाव प्रकाश निकटू तुम्बरु शंखं चक्रं जलौकान्दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तुम्बुरु सौरभ सौरो मनुजः सानुजोन्दकः तुम्बरु प्रथितं तिक्तं कटुपाकेऽपि तत्कटु रुक्षोष्णं दीपनं तीक्ष्णं रुच्चं लघुविदाहि च वातश्लेष्माक्षिकर्णौष्ठ शिरोरुक् गुरुताकृमीन् कुष्ठशूलारुचिश्वास प्लीह कृच्छ्राणि नाशयेत्। तो ये मेरे बचपन में कभी भी नहीं है तुम्बरु इस प्रकार का। तिरफळ रुक्ष उष्ण दीपन तीक्ष्ण रुच्च लघु विदाही वात कफ अक्षी कर्ण ओष्ठ शिर रुक गुरुता और कृमीन कुष्ठ शूला रुचि श्वास प्लीह कृच्छ्राणि नाशयेत्। तो अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता है तो बता दे। शायद ही इन्होंने कुछ किया होगा। कंटकान मुरुचि चुप नहीं है, तुम्बरु इसमें नहीं है। ठीक है।
वंशलोचना ये काफी कंट्रोवर्शियल है। स्याद्वंशलोचना वंशी तुगाक्षरी तुगा शुभा त्वक्षीरी वंशजा शुभा वंशक्षीरी च वैणवी वंशजा ब्रूहणी वृष्या बल्या स्वाद्वी च शीतला तृष्णाकाश जरश्वास क्षय पित्तास्त्र कामलाः हरत कुष्ठम व्रणम पांडुम कषाया वातकृच्छ्रजित। तो ये सीतोपलादि चूर्ण और तालिसादि चूर्ण दोनों का एक अहम हिस्सा है। और वैसे देखा जाए तो बाम्बू में होता है, लेकिन मैंने जो सुना है बहुत बाम्बू कट करने के बाद 1200 अगर बाम्बू कट करने के बाद एक हाथ बाम्बू में मिलता है इस प्रकार से वंश में। और सच्ची जानकारी कहीं नहीं मिल रही कि कहाँ से मिलता है इस प्रकार से। असल वंशलोचन मैंने देखा था फणसलकर जी के यहाँ, वो अभी भी मुझे याद है क्योंकि उस समय फोटो वगैरह को निकाले नहीं थे। लेकिन उस जैसा वंशलोचन मैंने कभी देखा नहीं बाद में। अभी हम च्यवनप्राश में भी ये जो सिंथेटिक वंशलोचन आता है उसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है ये भी मालूम है। और सीतोपलादी चूर्ण में भी उसी का प्रयोग करते हैं। वैसे एक चालू वंशलोचन करके मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, और असल वंशलोचन नाम से भी मिलता है, लेकिन काफी महंगा है और फिर भी मालूम नहीं है कि वो असल है या नहीं है इस प्रकार से। जो मैंने देखा था उस तरीके का मैंने फिर से देखा नहीं इसके बारे में। तो ये बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मुश्किल है इसका प्रयोग में लाना। और इसी के जरिए सीतोपलादी चूर्ण अभी बनाना है नहीं बनाना है इसके बारे में संदेह इस प्रकार की बात है। फणसलकर जी का कहना था कि टीबी का अर्लियर डायग्नोसिस इस प्रकार का अगर है तो सीतोपलादी चूर्ण वंशलोचन, उस असल वंशलोचन वाला सीतोपलादी चूर्ण, अभ्रक और प्रवाल और श्रृंग, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इस प्रकार से काम करता था। और एक 16 बरस का लड़का आया था सर के यहाँ, तो सर ने एक्सरे निकालने के लिए कहा उसको। जैसे रिपोर्ट आया तो पता चला कि टीबी है इस प्रकार से। और उसका गमक उन्होंने बताया कि जब क्लिनिक में आया था तो 103 बुखार था, लेकिन 103 बुखार में भी वो चलते आराम से क्लिनिक में आ गया था। तो सर का कहना था कि अगर 99 या 100 इतना भी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट तो भी हम कहीं जा नहीं सकते आसानी से। तो ये किसका गमत है कि ये टीबी का है इस प्रकार का, इसलिए एक्सरे करवाया। फिर उसके पिता ने बहस की कि आप ही ट्रीटमेंट करें, आपने निदान किया था तो आप ही ट्रीटमेंट करें। लेकिन उन्होंने मना किया कि मैं अभी काफी थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, आप एलोपैथी में चले जाए। इस प्रकार से उन्होंने उसको छोड़ दिया इस प्रकार से। लेकिन मेरे लिए भी एक अहम बात थी कि इस प्रकार का डायग्नोसिस होता है टीबी का, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रही। और ये सीतोपलादी चूर्ण और फिर अभ्रक, प्रवाल और मृगशृंग भस्म, ये खास योग था उनका टीबी के लिए इस प्रकार से। अगर आपके पास अच्छा वंशलोचन हो और अच्छा इस प्रकार का सीतोपलादी चूर्ण हो तो शायद ये बात बनती है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो तृष्णाकाश ज्वर श्वास क्षय पित्तास्त्र कामलाः हरत कुष्ठम व्रणम पांडुम कषाया वातकुत्थित। तो ये शुक्र क्षय की अच्छी दवा है। अब एक बात अजीब थी कि बागेवाड़ी करके प्रयोग में वो सीतोपलादी चूर्ण काफी मात्रा में था, और वैसे वो बोलने वाले नहीं थे, गुह्य रखने वाले थे। तो कोलटकर सर ने एक दिन वो कहीं शादी में मिले तो उनसे पूछा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पैमाने पर सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग क्यों करते हैं। वो कुछ बोलने ही वाले थे तो कोई तीसरी व्यक्ति वहां पे आ गए तो बागेवड़कर ने बोलना बंद कर दिया। वो बात वैसी ही रही कि ये आगे कुछ हुआ नहीं।
तो मैंने कोल्हटकर सर ने मुझे ये किस्सा बताया था। तो मैंने कहा मागेवाड़ीकर की बात छोड़ो, लेकिन तुम्हारे बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन ये वंशालोचन क्या प्रयोग करते हैं ये जानना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सितुपलादी चूर्ण क्यों प्रयोग करना है उसका? तो उनका उत्तर थोड़ा अजीब था कि जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां सभी जगह सितुपलादी चूर्ण काम करता है। राजयक्ष्मा तो एक बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन कहीं भी अगर शुक्र क्षय है, मांस क्षय है, या और कुछ या और की बात का क्षय है, धातुओं का क्षय है खास करके, तो उसके हिसाब से ये सेतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना अच्छा इस प्रकार का है। अब क्योंकि इसका अधिकार राजयक्ष्मा है, तो केवल सितोपलादी चूर्ण ही नहीं, हम तालिसदी चूर्ण या समशर्करा चूर्ण वगैरह वगैरह, समशर्करा के 2-3 पाठ मिलते हैं। अभी हमने वाग्भट के अनुसार बताया वो बहुत ही तीखा है। तो किसी का अनुभव है कि उसमें ओरिजिनल वंशालोचन है, तो ठीक है, एक बार लाके देखते हैं और प्रयोग करके देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्षयात्मक संप्राप्ति जहां भी हो, एक ऐसा मानना है कि चरक में 8 ही अध्याय निदान में है, चिकित्सा में 30 हो गए इस प्रकार से। तो इन 8 अध्यायों में पूरा निदान समा जाता है और नैदानिक दृष्टिकोण अलग होता है, चिकित्सात्मक दृष्टिकोण अलग रहता है। ये थोड़ा अजीब है। जनरली ऐसा होता कि जिस प्रकार से निदान करेंगे उस प्रकार से चिकित्सा की जाएगी, उसके अनुसार चिकित्सा की जाएगी। लेकिन चिकित्सा का माहौल कुछ अलग इस प्रकार का होता है, उसको अलग तरीके से देखा जाता है। इसलिए शुरू में जो पहले 4 अध्याय जो है वो चिकित्सा के बताए गए हैं। ये भी काफी उल्टा क्रम है अगर हम पहले निदान के बारे में सोचे और फिर चिकित्सा के बारे में सोचे। लेकिन पहले 4 अध्याय जो चरक में सूत्र स्थान में बताए हैं वो भेषज चतुष्क इस प्रकार के बताए हैं। और एक अलग तरीका है देखने का, जैसे कि ये पंचाशन महाकषाय है, तो किस कर्म की आवश्यकता है, रोग कौन सा भी हो, उसमें रोगों की भी सूची है, उसमें ये क्षय के बारे में भी बात कही गई है। लेकिन जनरल मुझे अभी लेखनीय कर्म की आवश्यकता है, जीवनीय कर्म की आवश्यकता है, तो ये गण का प्रयोग करो, इस प्रकार से वहां पे है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए किस किस प्रकार की संप्राप्तियां हो सकती है ये निदान स्थान से पता चलता है। आगंतुक रोग में किस प्रकार की संप्राप्ति होती है, निज में किस प्रकार की होती है। और फिर चरकाचार्य की खासियत है कि कारणों को बार बार राजा यक्ष्मा में 4 प्रकार हो गए और वाग्भट में चारों को इकट्ठा कर दिया और फिर एक संप्राप्ति बता दी। हाँ, चरकाचार्य साहस की संप्राप्ति अलग, शुक्र क्षय की संप्राप्ति अलग, फिर से वही बात सभी दोहराते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। हाँ, तो शुक्र क्षयजन्य संप्राप्ति को ध्यान में रखना इस प्रकार से। और फिर शुक्र का क्षय होता है तो बाकी धातुओं का भी क्षय होता है, ऐसा करके उन सभी धातुओं के क्षय में ये करना इस प्रकार का जरूरी होगा। तो जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां वहां राजयक्ष्मा चिकित्सा करनी है, ऐसा उनका कहना था। और सितोपलादी चूर्ण वैसे भी आसान है। सितोपलादी चूर्ण काश श्वास के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा काम करता है, इसमें संदेह की बात नहीं है, चाहे वो असल वंशालोचन हो न हो इस प्रकार से। लेकिन अगर हम राजयक्ष्मा की चिकित्सा करना चाहते हैं तो शायद वंशालोचन अच्छा हो इसी प्रकार का हम करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
ये भड़के शास्त्री क्या कहते हैं देखेंगे। लोध्र आया, वो सिर्फ डायरेक्ट बचा ही आया। वंशलोचन उसके पहले आना चाहिए था। नहीं है। अगर किसको 123 नंबर उसी के आगे है, ये वर्ड के बाद कैसे आया? वम पहले आता है जनरली। वंशोलोचना तुगा तुगाक्षरी वंशी त्वक्षरी वंशजा शुभ्रा वंशक्षरी वैणवी। वंशस्य वृक्षाः सर्वत्र रोहन्ति पक्ववंशस्य आभ्यन्तरे वृक्षसारस्य सञ्चयो भवति स रसः शुष्को भूता वंशलोचन इत्युच्यते। वंशलोचना कठिना निर्गन्धा च घर्षणाच्च पाषाणः न रेखांकितो भवति। ठीक है। वंशजायाश्चूर्णम् औषधकल्पेषु उपयुक्तं तस्य प्रमाणं 15 गुञ्जापितम् चतुपलादिचूर्णं त्वगेला पिप्पली क्षीरी शर्कात् द्विगुणात् मत्क्रमात्। वंशजा राजा यक्ष्मा के एक एक लक्षण ही व्याधि रूप में दिखे और खास संप्राप्ति न मिले तब राजा यक्ष्मा के अनुरूप चिकित्सा से उपशय मिलते देखा है। सही है। वैसे लक्षणों के बारे में ऐसा कहा गया है कि ज्ञानार्थी यानी चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते तदात्वेतु लिंगानि इष्टानि नामयानि। जो लक्षण बताए ये खुद व्याधि ही है। अगर वो व्याधि का बोध नहीं कर देती है तो बोध कर देती है तो लिंग है, नहीं तो वो रोग ही है इस प्रकार से। तो पूर्वरूप या उपद्रव दोनों राजा यक्ष्मा के काफी ज्यादा है, तो इस दोनों में ये होता है। वंशजा मधुरा कषाय तस्य विपाको मधुरा वीर्यं च शीतं माधुर्यात् चैत्याच्च वंशजा पित्तं शमयति माधुर्यात् मात्रं कषायत्वात् कफं न वर्धयति। वंशजा प्रीणनी जीवनी ब्रूहणी वृष्याच्च पद्मक पुंड्र वृद्धि तुगर्द्य शृंग वृतादश जीवन संज्ञा। पद्मक पुंड्र वृद्धि तुगा, हाँ तुगा है वहां पे। तो पद्मकादि गण में वंशोरोचना है। तो प्रीणन जीवन ब्रूहण वृक्षाः ये सभी इसके बारे में बताया जा सकता है। और उसमें दश जीवन संज्ञा जिसमें एक यष्टिमधु भी है। तो ये सभी प्रीणन जीवन ब्रूहण वृक्ष इसके जरिए रस रक्त मांस मेद और शुक्र इन सभी पर काम करने वाले इस प्रकार के हैं। बालानां शोषे वंशजा स नवनीत शर्करा मधुयुता प्रशस्ता। नवनीत शर्करा मधुयुता अनुलोमक्षय प्रतिलोमक्षय च धातुवृद्ध्यर्थं वंशजा उपयुक्ता भवति। वंशजा तृष्णां शमयति पित्तज तृष्णायां धातुक्षयज तृष्णायां च वंशजा प्रशस्ता। पित्तजे क्षयजे कासे श्वासे च वंशजा उपयुक्ता भवति। धातुक्षयात् हृदय दौर्बल्यं पुप्स दौर्बल्यं च जायते तत्र वंशजा धातुपाकात् फुफ्फुसं संरक्षयति बलं च यच्छति। तो अभी इस प्रकार से फुफ्फुस को बल देने के लिए, हृदय को बल देने के लिए सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग अच्छे तरीके से होता रहता है। सिर्फ हमें अभ्रक भस्म वगैरह के साथ में सीतोपलादि चूर्ण इस प्रकार का देना है। और फिर ये भली भांति इसमें काम करता है। पोस्ट कोविड में भी ये अच्छा काम दिखाया गया था कि सहस्रपुटी अभ्रक भस्म सीतोपलादि चूर्ण लाक्षा
कुछ मरीजों में, और यष्टि मधु, इनका प्रयोग मैंने भी काफी मरीजों में किया है। तो ये फाइब्रोसिस वगैरह जो प्रॉब्लम्स है पोस्ट कोविड की, इन सभी में इसका अच्छा नतीजा मिला है इस प्रकार से। कंठस्थितं क्लेदं कफञ्च वंशजा शोषयति तेन कफस्य पुनरावर्तनाय प्रतिबन्धो भवति तस्मात् वंशजा कासे श्वासे च प्रशस्ता रक्तपित्ते वंशजा उपयुक्ता भवति सा कंठमार्गगं मूत्रमार्गगं च रक्तपित्तं शमयति। तो दोनों से, ऊपर से और नीचे से आने वाला रक्तपित्त, वंशजा सदुग्ध शर्करा यथा मूत्रमार्गकं रक्तपित्तं हन्ति। ग्रंथ में कुछ योग आया है क्या, देखना चाहिए। घृतमधु संयुक्ता वंशजा उरस्थानगतं रक्तपित्तं हन्ति वंशजा मूत्रकुर्च्छं बस्तिदाहं च हन्ति पाण्डुरोगे धात्रीरसयुता वंशजा प्रशस्ता। हाँ 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 हाँ, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। सब्रह्मचंतंद्रा ज्वर बलभ्रंशे पाण्डुरोगे वातपित्त शमनार्थं मज्जाधातोः पोषणार्थं च वंशजा उपयुक्ता भवति। अगर कोट्टकल का सितोपलादी चूर्ण अच्छा है और असली वंशलोचन का प्रयोग करते हैं तो उनका सोर्स क्या है ये भी देखना जरूरी होगा। बाकी सितोपलादी चूर्ण में सभी द्रव्य मिलने वाले हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये वंशलोचना और खास करके च्यवनप्राश में भी ये वंशलोचना मुश्किल इस प्रकार की है मिलने के लिए। तो थोड़ा जानकारी हासिल करना बेहतर होगा इस प्रकार से। सब्रह्मतंद्रा ज्वरबलभ्रंशे पाण्डुरोगे वातपित्त शमनार्थं मज्जाधातोः पोषणार्थं च वंशजा उपयुक्ता भवति। मज्जाधातोः अभी एरिथ्रोपोएटिन ये पिल्क्रोफ्ट कंपनीची त्रैलोक्य विजयावटी यामध्ये भंगा व वंशोलोचन हे कंटेंट आहेत। उत्तम वेदनाशामक विषयचा धातुक्षयाचे संधिवात यामध्ये चांगला उपशय मिळतो। त्रैलोक्य विजयावटी है, वैसे उनका महाकामेश्वर मोदक भी है। और वास्तव में वाजीकरण अधिकार में है महाकामेश्वर मोदक, लेकिन रसायन वाजीकरण दोनों करने वाला इस प्रकार का है। तो मैं अभी उसका प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें वंशोलोचन है क्या देखना चाहिए। अगर उसमें भी वंशोलोचन है तो ये त्रैलोक्य विजयावटी तो भंगा होने के कारण काम करती है। इस महाकामेश्वर में भी भंगा है, वो भी अलग बात है। लेकिन एक बार देखना चाहिए कि इसमें वंशोलोचन भी है क्या। बांबू का कमर के मध्य में उत्पन्न होता है तो मज्जा और अस्थि के लिए अधिक उपयुक्त, ऐसा विचार कर सकते हैं क्या। हो सकता है, मुझे मज्जा के हिसाब से थोड़ा ऐसा ऐसा लगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड विचार करने वाले थे गोवा पढ़ के, कि बोन मैरो में रक्त धातु का निर्माण एलोपैथी के हिसाब से बताया जाता है। तो अण्वस्तिषु सरक्तम मेदः और स्थूलास्तिषु विशेषण मज्जा भवति, इस प्रकार के बताते हैं। वह हमारे यहाँ बोन मैरो में मज्जा का संबंध ज्यादा है और अण्वस्ति में सरक्त मेद इस प्रकार का कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो मेद है वही अस्थि के अंदर चला जाता है और मज्जा बन जाती है, ऐसा गृहिणी चिकित्सा में रेफरेंस है चरक में। धातुओं का उत्पत्ति का क्रम जब बताते हैं तब ये मेद से विसदृश अस्थि कैसे निर्माण होता है और अस्थि से मज्जा कैसे निर्माण होती है, इस प्रकार का अग्निवेश ने सवाल पूछा है। तो चरकाचार्य बताते हैं वही मेद अस्थि में घुस जाता है तो वो मज्जा बन जाता है इस प्रकार से। तो शायद हम इसके बारे में थोड़ा सोचे। अभी खास करके ल्यूकेमिया के पेशेंट होते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट होते हैं, जिनमें और किडनी के फंक्शंस के बारे में पांडुरोग निर्माण होता है, पांडुत्व आता है। तो किडनी में तो एरिथ्रोपोएसिस की
इंजेक्शन डलवाते हैं और उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, काफी रोगियों में देखा है। तो उस हिसाब से मैं नली सूप बोन मैरो सूप मरीजों को बताते रहता हूँ, जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए इसके फायदे भी मिलते हैं। तो मज्जा का और रक्त का संबंध किस प्रकार का है, ये थोड़ा देखना चाहिए। वैसे रक्त धातु के बारे में काफी बहस होनी चाहिए, जितनी हम नहीं कर रहे हैं। एक तो यकृत प्लीहा, उसके उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं, उनसे कुछ संबंध इस प्रकार का रहेगा। प्रभवती यकृतोप्लीह तश्चतत, ये रक्त पित्त में पित्त के बारे में जब बताते हैं तो प्रभवती असुच स्थान यकृतोप्लीह तो यकृतः प्लीह तो पित्त, इस प्रकार से। दूसरी बात ऐसी है कि रंजकम रसरंजनात्, ये आमाशयगत इस प्रकार का पित्त है। अब ये रस का रंजन करता है, ये आमाशय में अन्न में सम्मिश्र हो जाता है। और जब रस से रक्त बनता है तो ये कार्मुक हो जाता है। ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार की बात है। तीसरा जो है वो प्लीहा में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इस प्रकार के होता है, उसमें से हीमोग्लोबिन को अलग किया जाता है और फिर उससे आरबीसी बनती है। एक यकृत और प्लीहा के जरिए एलोपैथी का जो कहना है इस प्रकार के बारे में। और सरक्तम मेद ये अण्वस टिश्यू और स्थूलास टिश्यू विशेषण मज्जा भवती, तो इन सभी में रक्त का कुछ न कुछ रोल निर्माण का इस प्रकार का है। तो जब हम पांडु रोग को देखते हैं तो कहाँ से संप्राप्ति चली आ रही है, ये देखना आवश्यक इस प्रकार का होगा। और शायद मेदोह स्रोतस दृष्टि के कारण, मज्जव स्रोतस दृष्टि के कारण, रक्तव स्रोतस दृष्टि के कारण सभी को भली भांति देखते कहाँ से शुरुआत हुई है, ये अगर हम समझ पाते हैं तो उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकेंगे। लोहे के कल्पों का प्रयोग बहुत सारा होता है वैसे, नवायस लोह, ताप्यादि लोह, कौटजादि शिलाजीत, ये सभी प्रयोग में है ही। और लोह के बाकी भी प्रोडक्ट्स बाजार में है, तो उनका प्रयोग, अभ्रलोह भी एक अच्छी दवा है दूध तपेश्वर की। लेकिन फिर भी कुछ मरीज ऐसे मिलते हैं कि कुछ भी करो आप, हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है। हीमोलिटिक एनीमिया, ये भी एक बात है कि हीमोलिसिस हो जाता है, आरबीसी नष्ट होते हैं और फिर एनीमिया होता है। ये ऑटोइम्यून भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति में जीवन कार्य जो है वो अच्छा चाहिए, तो जीवनीय गण का अच्छा इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी भी विकारों में, खास करके सीआरएफ के पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो सीआरएफ में पांडुत्व क्यों निर्माण होता है और उस पांडु रोग की संप्राप्ति भंग करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कुछ मरीजों में ये थोड़ा स्नेहपान देना, वमन वगैरह करवाना, ये बातें की है। लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास मरीज आते हैं तो काफी बढ़ा चढ़ा कर ही आते हैं। अभी ये फिर से मैंने वो वीडियो देखा अवगाह का, और मुझे लगता है कि इसमें दम है। तो ये मैंने कुछ मरीजों में ये आरंभ किया है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं किया है। तो जैसे डायलिसिस के सेंटर सभी जगह खुलते हैं और उसमें चैरिटी भी होती है, खासकर जैन लोगों के डायलिसिस सेंटर है, वो पूरे एलोपैथी के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये प्रचार प्रसार वहां पे हुआ, और शायद हम उसके साथ आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके आयुर्वेदिक दवा भी दे सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसमें। तो परहेज के बारे में कुछ बताया है, मालूम नहीं मुझे वो क्या बताते हैं इस प्रकार के। थैलेसीमिया माइनर में रक्त कुछ भी करो बढ़ता नहीं है। लेकिन फिर भी माइनर
ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मेंटेन होते हैं ये लोग। वैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML इसमें भी खून बढ़ता नहीं है, इसी प्रकार से है। तो इन सभी के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। वैसे लक्षण जो दिख रहा है वो पांडु ही है, और पांडु की क्लासिकल चिकित्सा जो है, पांडुरंग पिबेत सर्प यादव कल्याण काव्यम वगैरह इस प्रकार से वो करेंगे तो भी कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये विकारांतर नया विकार इस प्रकार से समझ के उसकी संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, जैसे कैंसर की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए ये हीरक वैक्रांत वगैरह या शुक्र शोधन गण का प्रयोग करना है, उसी प्रकार से कुछ देखना पड़ेगा इन सभी विकारों के बारे में। और ये काफी विकार है, हिमोलिटिक एनीमिया से लेकर अप्लास्टिक एनीमिया, और फिर अभी कॉमनली दिख रहा है वो B12 डिफिशियंसी के जरिए एनीमिया। इस प्रकार से B12 देना आरंभ करते हैं तो ये एनीमिया ठीक होता है इस प्रकार से। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा निदान क्या होगा, हमारी चिकित्सा क्या होगी, इसके बारे में सोचना जरूर होगा। अभी मेरा मकसद है कि एलोपैथी में इस प्रकार के जो देयर RBC फॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। पांडूमध्ये पण दोन संप्राप्ती, एक उत्तम उत्तान और दूसरी गंभीर धातु। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज एन इश्यू। ओके। अभी मुझे लगता है कि प्राणायाम के जरिए इसमें अच्छा फायदा इस प्रकार का होगा। तद विशुद्ध में रुधिरम बलवर्ण सुखायश एनक्त प्राणिनम प्राण शोणितम ही अनुवर्तते। तो नियमित रूप से प्राणायाम इस में कारीगर होगा, लेकिन ये काफी समय लेगा, इस प्रकार का होगा। आसानी से तो नहीं बात होगी, समय काफी लगेगा, लेकिन फिर भी हमें इसके सुझाव देने हैं। और दूसरा जो है प्राणकामीय रसायन जो है, प्राणकामा सुषुप्तध्वम, ये जो बताया है, उनमें से रसायनों का प्रयोग करना, ये भी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो एलोपैथी से अगर कुछ जानकारी इसके बारे में मिलती है तो उसके आधार पर हमें क्या करना है ये थोड़ा सोच सकते हैं। और हर एक को अलग अलग लेकर, ल्यूकेमिया में भी, माइल्ड ल्यूकेमिया में 7 भेद है, उसमें से पहला नंबर 1 है, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन इन 7 भेदों में से हमारे पास कौन सा मरीज आता है? ALL, ये भी काफी खतरनाक इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में हमारी दृष्टि से क्या कर सकते हैं? अभी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एलोपैथिक डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता सिलसिला चलता रहता है। मैं उसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारा निदान होना जरूरी है। लेकिन लोग मूल ग्रंथों में नहीं जाना चाहते। मित्र सर, अब योग आयुर्वेद का कोई संबंध नहीं, इस पर बोलना है। कई पोस्ट वायरल कर रहे हैं, सो सैड सर। मैक्युलर डिजेनरेशन जैसे व्याधि में सीतोपलादिक चूर्ण का विचार कर सकते हैं क्या? वह धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, जबकि निदान वातजा काच की ओर जाता है।
जरूर कर सकते हैं। उसमें संदेह की बात नहीं है। मेरे ख्याल में मैत्रेय की बातों को दुर्लक्ष्य करना ये अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में योग के बारे में कुछ भी रेफरेंस नहीं है ऐसा वो बता रहा है। लेकिन योगे मोक्ष च सर्वासां वेदनानाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्ति निश्चय योगो मोक्ष प्रवर्तक शरक शारीर पहले अध्याय में योग के बारे में काफी बहस है। तो जो सूत्र उसके लिए उसको संकट में डालने वाले हैं उनको वो देता ही नहीं है। वो छोड़ के बाकी ग्रंथ सूत्रों को बताते रहता है। अब इन सूत्रों के बारे में वो क्या कहेगा ये मालूम नहीं है। टाल देता है, रेफरेंस टाल देता है जिनको ये मालूम नहीं है। उसने 3-4 रेफरेंस दिए है योग के, आयुर्वेद योग शब्द के आयुर्वेद में क्या क्या रेफरेंस है। इसमें ये रेफरेंस छोड़कर बाकी सब रेफरेंस दिए है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो कोई उस पर बहस ही नहीं करे, कमेंट ही नहीं करे, उसको जो लिखना है लिखने दो। हमें समझना है कि इससे और ज्यादा रेफरेंस काफी है और हमें वो देखने हैं, तो उसको जो करना है करने दो। उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना, ये सबसे बेहतर इस प्रकार की बात रहेगी। ठीक है, लेखन शैली अच्छी है तो कुछ भी लिखेगा तो कैसे चलेगा इस प्रकार से। तो वाताजे कांच में ये जरूर इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी नेत्र रोग में आयुर्वेद के बारे में काफी सोचा जा रहा है। और दिनचर्या वगैरह के बारे में पूछना जो कभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कर रहे थे, वो वैद्य कर रहे हैं अभी इस प्रकार से। और काफी दवाइयों का प्रयोग इस प्रकार की प्रकार का हो रहा है। वैसे ईएनटी में भी होना चाहिए, वैसे गायनेक में भी होना चाहिए, वैसे त्वचा रोग में भी होना चाहिए, कुष्ठ में होना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसे कि जहां कारणों के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश करने के बजाय डायरेक्टली औषधों पर उतर आते हैं, ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। इसलिए मेरा मानना है कि इन सभी में हमें अच्छी तरीके से आयुर्वेद की दृष्टि से देखना है, आयुर्वेदीय निदान होना है और फिर आयुर्वेद के निदान के अनुसार चिकित्सा होनी है। केवल ये एलोपैथी का डायग्नोसिस है इसलिए ये चिकित्सा देनी है, ये बात सही नहीं है। तो ऐसा करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्णशोषे अस्थिभंगे च वंशजा प्रशस्ता वंशजा सगैरिक कृत संयुक्ता दग्धव्रणम आशु रोपयति। हम्म हम्म हम्म, ये भी अच्छा रेफरेंस है। दग्धव्रण के लिए। यहाँ कुड़तरकर शास्त्री करके पुणे में रहे। 4 ही भस्म बनाते थे, सुवर्ण भस्म, अभ्रक भस्म और 2 है, किसी को बताते नहीं थे। उनकी जो बनाने की विधि रहती थी वो बिल्कुल गुप्त रहती थी। यहाँ जुवेकर और ये रेड्डीज दोनों उनके छात्र थे, लेकिन जो खास बातें होती थी वो उनको भी नहीं बताते थे। कहाँ से वनस्पति लाते, कुछ करते वगैरह वगैरह। लेकिन दग्धव्रण में उनकी खासियत थी। और चैलेंज देकर दग्धव्रण को ठीक करते थे। 60-70% बर्न है तो भी ठीक करते थे और कुछ निशाना नहीं रहता था, ये उनकी खासियत थी। बहुत पैसा लेते थे दग्धव्रण की चिकित्सा के लिए। कोलटकर सर ने एक अजीब किस्सा सुनाया था उनके बारे में। वो एक दिन कोलटकर सर के क्लिनिक में आए और बोला कि मुझे कास है, दवा दे दो। तो सर ने पूछा आपके पास तो आपका अभ्रक भस्म है बनाया हुआ, तो आप अभ्रक भस्म क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे वो परवड़ता नहीं है। मेरा खुद का ही बनाया अदरक भस्म मेरे लिए ज्यादा महंगा साबित होता है, तो तुम दवा दे दो, इस प्रकार से। यह अजीब किस्सा है, लेकिन उन्हीं के साथ उनकी विद्या चली गई।
उनकी द्रव्य गुण की किताब है कुड़तरकर सर की। वो काफी प्रचलन में है। और वनस्पतिक योग उन्होंने भी बताए है, मराठी में है। लेकिन अभी मालूम नहीं उसका प्रचलन कितना है नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था तो ये किताब प्रचलन में थी इस प्रकार से। वैसे द्रव्य गुण में काफी लोगों की किताबें हैं। और अनुभूत भी है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार का संकलन है। और उसको मैंने सुना था कि भावप्रकाश के नीचे तरटीप जो है हिंदी में, हिंदी में जब उसका विवरण है तो उसमें काफी योग है। और जमदग्नि सर की प्रैक्टिस उस पे थी, उस पे है। तो उन्होंने उन योगों को प्रैक्टिस में लाया समीर जमदग्नि में। तो इस प्रकार से काफी प्रयास लोगों ने किए हैं। लेकिन योगमासन तो यो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष सद्नियो विषगुप्तमा। केवल औषधियों का ज्ञान होने से नाम और रूप ये एक अलग बात हुई। लेकिन भेषज में उनका प्रयोग कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वगैरह वगैरह, इन सभी बातों को अगर हम भली भांति ध्यान में रखेंगे तो वो अच्छे वैद्य इस प्रकार के बन जाएंगे। तो ये अच्छा है वंशजा सगैरिक घृत संयुक्ता। ये गुणेश शास्त्री के किताब में मुरुदार सिंह के नीचे एक अनिर्दग्ध मलहर बताया गया है। तो काफी अच्छा है, एरंड स्नेह का प्रयोग है वहां पे, गैरिक है उसमें भी। और मैंने काफी मरीजों में उसका प्रयोग किया है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है इस प्रकार से। इन्हें एक अजीब युवा लड़की थी, करीबन 25-26 बरस की। उसको 2 बरस की जो थी तब उस समय अग्निदग्ध हुआ था। पानी, वो बोलता पानी पूरे थाई रीजन में गिर गया, उरु में गिर गया था। और वहां की स्किन पूरी विकृत हो गई थी। तो उसको 25-26वें बरस में मैंने ये योग लगाने के लिए दिया था। और उससे काफी सुधार हुआ। वो शादी करने जा रही थी और ये बड़ी मुसीबत उसको लग रही थी क्योंकि बहुत ही विकृत इस प्रकार का था। तो ये भी अजीब बात है। तो ये जो वहां पे उन्होंने अग्निदग्ध मलहर बताया है वो अच्छा है इस प्रकार के। प्राणायाम अनुलोम विलोम मिनिमम कितना करना है? अपने अपने शक्ति के अनुसार करना है। कम से कम 10 बार करना है। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और 1:2 इस प्रकार का प्रोपोर्शन है। 4 अंक सांस लेते हैं तो 8 अंक में छोड़ना है। ये उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है अनुलोम विलोम के बारे में। कौन सा योग सर? मुर्दार सिंह जहाँ पे है, मुर्दार मुर्दार श्रृंग, उसके विवरण में ये बताया है अग्निदग्ध मलहर इस प्रकार का। तो जरूर कोशिश करें। नारियल की कवच को घी से जला के उसमें गैरिक मिलकर ही लगाने से भी दग्ध व्रण नहीं रहेगा। बिल्कुल खुद पर भी इस्तेमाल किया है मैंने। तो ये भी आसान है थोड़ा सा। घी से जलाकर। हाँ हाँ। वैसे नारिकेल लवण लवण एक है जिसमें लवण भरते हैं और फिर जलाते हैं उसको। लेकिन ये आधा आत्मा अजीर्ण वगैरह के लिए भी काम में आता है।
केवल नारिकेल की इस प्रकार के घी लगाकर जलाना ये आसान है काफी। तो ठीक है, कोशिश करके देखेंगे इस प्रकार से। एवीएस अग्नि निर्वाण तेल अवेलेबल। ओके, योग मुझे याद नहीं है अभी, मुद्दार श्रृंग के नीचे है, तुम देखो, गुणेश शास्त्री की किताब में है। भाव प्रकाश मध्येच ना। भाव प्रकाश में नहीं है, गणेश शास्त्री की किताब में है। मुद्दार श्रृंग के विवेचन में है। आयुर्वेदीय औषधि गुणधर्म शास्त्र, या पहला जो भाग है उसमें सभी भस्म है, उसमें मुद्दार श्रृंग के बारे में ये बताया गया है। कुष्ठे विसर्पे च वंशजा शतधौत धृत संयुता लेपने हिता। विसर्प में भी है। तो ठीक है, थोड़ा इसमें जाकर देखेंगे क्या क्या हो सकता है। समुद्र फेन। समुद्र फेन फेनश्च हिंडीरो अब्धिकफस्तथा। कफ। समुद्र फेनश्चक्षुष्यो लेखन शीतलश्च सहा कषाय विषपित्तघ्नः कर्णरुक् कफरुत्सरः। तो ये भी मेरे प्रचलन में काफी है, क्योंकि ये शुक्रशोधन गण में है, आसानी से उपलब्ध है। वैसे शुद्धि भी ज्यादा कठिन नहीं है, तो भली भांति इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लेखन है तो खास करके कैंसर के मरीजों में लेखन कार्य के लिए भी अच्छा है। चक्षुष इस तरीके से तो मैंने प्रयोग नहीं किया। शीतल है, कषाय और विष पित्तघ्न, ये भी अच्छी बात है, विष का नाश करने वाला पित्तघ्न है। कर्णरुक कफरुत्सरहा, और ये एक कर्णस्राव में इसका प्रयोग अब बाह्य चिकित्सा के तौर पे किया जाता है। समुद्र फेन डाल के फिर इसमें नींबू का रस डालते हैं, और फिर ये जख्म जो है वो भरने लगती है, और जो ये टिम्पेनोप्लास्टी करने की जहाँ जरूरत है वहां इससे फायदा होता है। यहाँ पुणे में डॉक्टर फुटाणे करके बुधवार पेट में है, अभी उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी होगी। उनकी एक कर्णपी नाम की दवा है। उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। तो मैंने एक मरीज को भेजा था उनके पास, कर्णस्राव इसी प्रकार की शिकायत थी। तो उसने कहा नहीं, कान में कुछ डालना नहीं है। भीतर कुछ दवाइयाँ इस प्रकार की दी थी, और केवल इसी प्रकार की कर्ण की ही प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब है। लेकिन ये मैंने सुना था कि समुद्र फेन इस प्रकार से कान में डालते हैं। वैसे कान को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है, तो शुरू में कर्ण धूपन करना जरूरी है। कर्ण धूपन करके फिर कान को स्वच्छ करना है, और फिर ये डालना है। और उसके ऊपर 1-2 बूंद इतना ही नींबू का रस डालना है। अब मालूम नहीं, मैंने ज्यादा प्रयोग इसके नहीं किए हैं। लेकिन कर्णपटल में अगर छेद है और सुनने में दिक्कत आ रही है, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो टिम्पेनोप्लास्टी अभी बताई जाती है। उस ऑपरेशन को हो सके तो टाल सकते हैं। त्याचा स्वरूपानुसार समुद्र फेन फुफ्फुसावर कार्य करेल, या मैं इसका प्रयोग करता रहता हूँ, लंग कैंसर में भी करता हूँ। अभी शुगर शोधन गण पूरा देते हैं, तो भी लंग कैंसर में समुद्र फेन एडिशनली इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह है, समुद्र फेन की निर्मित कैसी होती है मुझे तो पता नहीं है, उसके बारे में थोड़ी बहस करनी पड़ेगी। कि ये किस प्रकार से निर्माण होता है। ये अब्धि कफ इस प्रकार का अगर बताया गया है कि ये
समुद्र का कफ है इस प्रकार से, और सॉलिडिफाई इस प्रकार सा हो जाता है, पोरस रहता है फिर भी। अब ये जो हाई टाइड और लो टाइड, भरती ओहोटी, ये समुद्र में जो आती रहती है, उसका संबंध सूर्य चंद्र और पृथ्वी घूमने से है। अधिक मला कपर शुंग गैरिक अमृता सत्व चंदन वंशलोचन मिक्स विथ एरंड तेल कर्दिक भस्म ने के नीचे। डिस्क्रिप्शन कपर्दिक भस्म के नीचे है क्या? मैं समझ रहा था मुद्दारा चुनगा के नीचे है। ठीक है, हमने बता दिया। तो कर्ण धूपन कैसे करते हैं, करना है। धूपन यंत्र आता है अभी इलेक्ट्रिक का, वो थोड़ा आसान है। इसमें एक प्लेट रहती है और उसको गर्म करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी रखते हैं तो धुआं निकलता है। त्रिफला गूगल आसान है सबसे। पाउडर करके त्रिफला गूगल डालेंगे, वैसे बच्चा भी डाल सकते हैं। तो कर्ण धूपन अच्छा होता है, थोड़ा कान के नजदीक लेना है, इतना ही है। तो कर्ण धूपन अच्छी तरीके से हो सकता है। तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? नींबू रस में है। 3 दिन नींबू रस में भिगो के रखना है, धो लेना है, इस प्रकार की पाउडर करनी है, तो शुद्धि हो जाती है। वनस्पती आहे समुद्र पे समुद्र काठी। वनस्पति नई नहीं लगती मुझे। कपूरदानी। रेफरेंस कहाँ पे है, कुछ है क्या मालूम? किन हर्ब्स से कर सकते हैं, ये नहीं पता है, क्या बोल रहे हो इस प्रकार से। समुद्र फेन मुझे लगता है कि पृथ्वी की गति सूर्य के इर्द गिर्द इस प्रकार से, उसमें भी गोलाकार गति नहीं है, ये थोड़ा सा पैराबोला इस प्रकार का है। और फिर वो अपने आप भी घूमती रहती है, और ये घूमते घूमते चंद्र भी उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है इस प्रकार से। तो इसलिए चंद्र की कलाएं इस प्रकार की होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस प्रकार में। और फिर इसके जरिए सागर में गति मिल जाती है, इस प्रकार के घूमने से। और फिर ये भरती ओहोटी या हाई टाइड लो टाइड इस प्रकार से कर्ण धूपन यंत्र मिलते गुजराती सर के पास। कपूरदानी, अच्छा। धुळे धूपन यंत्र। वैसे गुजराती जलगांव का है। और उसने सभी के पेटेंट कर बना के रखे हैं। लेकिन ये आसान है, ज्यादा कठिन बात इसमें नहीं है। तो लेकिन पेटेंट अगर करना है तो गुजराती अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। समुद्र जल का नवनीत ऐसा पढ़ा था समुद्र फेन को ही, ये पॉसिबल है। जमदग्नी सर मागवतात पालघर इथून वनस्पति, कौन सी वनस्पति? कर्णधूपन शंखनाद और हियरिंग बहुत कम हो तो कैसे करना है? कर्णनाद और कर्णकश्वेद काफी मुश्किल बीमारियां हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा संबंध साइकोलॉजी का है, टेंशन का है, स्ट्रेस का है। तो वो नहीं कम होगा तो ये कर्णनाद कर्णकश्वेद ठीक नहीं होते। तो मैं सुझाव देता हूँ योग का। फिर भी एक ये वाघभट में एक तेल आया है, दीपिका तेल। देवदार की लकड़ी उसमें
वस्त्र लपेट कर उसको जला देना है और उसमें से जो बिंदु निकलते हैं वो दीपिका तेल करके बताया गया है। तो उसका कर्ण पूर्ण करे, ये हमने बनाया था एक दफा और प्रयोग भी किया था उसका। और इससे हमारे हिसाब में कर्णनाद कर्णश्वेर साध्य होने चाहिए। लेकिन फिर भी काफी मुश्किल इस प्रकार के होते हैं। कर्ण धूपन, शंखनाद और हाँ विद एनिमल शेल, कौन सा हर्ब, ये हर्ब के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। एनिमल शेल हो सकता है। लेकिन ये फेन सादृश्य उसका जो है उसके आधार पर शायद मुझे लगता है कि जो उछाल आते रहते हैं, जो तरंग उठते रहते हैं, उसका नतीजा इस प्रकार का फेन बनना और वो सॉलिडिफाई होना। वैसे हम फेन हमें दिखता भी है, समुद्र किनारे जाते हैं तो फेन आता रहता है इस प्रकार से। वही अगर घन हो जाए तो समुद्र फेन बनता होगा, ये बात अच्छी लगती है इस प्रकार से। समुद्रावर आलेला पेस शुष्क होऊन समुद्र फेन बनतो, परंतु आज जो मिळतो तो एक विशिष्ट माशाचा शेल असतो, असे काहीसे ऐकले आहे। ओके, हिंदी में लिखो। यदि गुजराती धुले धूपन यंत्र, गुजराती जळगाव का है नरेंद्र गुजराती। किसी को मालूम है तो भेजो। वैसे गुजराती सर को कांटेक्ट करेंगे तो आसानी से भेज देंगे। धूपन के बाद कर्णपूरण एंड लो हियरिंग में खुद कोई योग, काइंडली कोई योग बताइए। वैसे सारीवादी वटी है, ग्रंथों में ही निर्दिष्ट है, उसका प्रयोग हो सकता है। समुद्र फेन माशाचा बॉडी पार्ट आहे असे खडीवाले वैद्य दादा म्हणायचे। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो, समुद्र फेन क्या है इस प्रकार से। बिलवादी तेल छान रिजल्ट, कृष्ण। बिलवादी तेल सभी करते हैं, ऐसा आसन बिलवादी भी आता है, केवल बिलवादी भी आता है, बिल्व तेल भी अलग आता है और आसन बिलवादी भी आता है। तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। पतंजलि के टूथपेस्ट में इसके प्रयोग के कारण मीडिया में बवाल मचा हुआ। ये मालूम नहीं मुझे कि दंतकांति में इसका प्रयोग किया गया है इस प्रकार से। अकॉर्डिंग टू रसशास्त्र राधा नहीं क्या रथशास्त्र सिद्धनंदन मिश्र। ओके। धूपन यंत्र सो चपुरदानी कपूरदानी अमेझॉन वर आहेत। कपूर करोना नंतर कुठे उपलब्ध आहे? ओके। तो एक कपूरदानी नाम से बिक रहे हैं। तो ठीक है, हमने भी काफी धूपन कोरोना के काल में किया था। पूरे क्लिनिक में दवाखाना शुरू होने से पहले और बाद में धूपन करते रहे। तो ये अच्छा तरीका इस प्रकार का है। ये क्या है? ये दिखाई नहीं दे रहा। विच डेरिव्हेटिव्ह यूज फॉर धूपन, उन्माद असे पेशंटचे निदान असेल, अणुतैल कोणीतरी त्याच्यासाठी बोलत आहे असं होत असेल तर कर्णपूर्णासाठी बिलवादी तेल वापरता येईल का?
समझ में नहीं रहा आ रहा। अणु त्याला कोणीतरी त्याच्याशी बोलत आहे। हाँ। मालूम नहीं उन्माद में इस प्रकार से काम करेगा या नहीं क्या। तो उसको कुछ व्यक्ति का सुनाई दे रहा है इस प्रकार के है। तो ठीक है मुझे लगता है कि हम समुद्र फेन से निकले समुद्र फेन तक थोड़ा सीमित रखेंगे। और समुद्र फेन क्या है, फेन ही शुष्क हो गया है ऐसी कुछ बात है या कुछ मछली का घर है, इसके बारे में अगर पता चले तो थोड़ा देखे। और सिद्धिनंदन मिश्र आचार्य क्या कहते हैं ये भी एक बार देखने की कोशिश करें तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते विरुक्ते है आज और फिर कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। पैशाचिक घृत का कर्णपूर्ण उन्माद वाले कर्णनाद में गुड रिजल्ट्स। अच्छा बात अच्छी बात। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि